Hello everyone, this side Ashish. Hope you are doing well and wish you a very happy New Year 2026. Today we are going to start the part 10 of this ongoing training series over Railway Quality Management System based over ISO 22000 163 2023 version. So in the previous part of 9 we discussed the and started the performance evaluation clause, and we discussed the initial subclauses under this. Uh, the things we discussed, the general requirement as monitoring, measurement, analysis, and evaluation. Further, we discussed customer satisfaction and analysis and evaluation. These three things we discussed in the part 9 with obsolescence management of operation clause. Continuing over this part in the 10th, we discuss and starting this training series, this training particular part from the internal audit clause. This is clause number 9.2 as internal audit. So my slide is visible to you. The things I took here, the keywords I took here, he is mentioned in after the internal audit. तो पहली चीज़ है इसमें ISO 9001 2015, फिर मैंने सप्लीमेंटल उसमें रिक्वायरमेंट है इंटरनल ऑडिट की, जिसके अंदर मैंने जनरल पहला सब क्लॉज है, उसके अंदर है प्रोसेस की बात जिसको हमें EIM करना है। फिर 9.2.1 का रेफरेंस है और 9.2.2 का रेफरेंस है। ऑडिट प्रोग्राम का कीवर्ड मैं लिया है, इंटरनल ऑडिट की बात है, एक्सपीरियंस रिटर्न की बात है। तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस करते हैं पहले जनरल को इंटरनल ऑडिट के अंदर। तो जैसे कि मैंने बताया, ये 9.2 क्लॉज है स्टैंडर्ड का इंटरनल ऑडिट। इसके अंदर ISO 9001 का रेफरेंस है, जैसे कि मैं अभी तक बताते आ रहा हूँ इस ट्रेनिंग सीरीज में शुरू से ही। तो आपको मेरी ट्रेनिंग वीडियो आपने अटेंड की होगी, तो वहाँ पे मैंने समझाया है जो रिक्वायरमेंट है 9001 की इनिशियल क्लॉजेस में एज ए 9.2.1 और एज ए 9.2.2। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे अपने रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर अप्लाई करनी है एज इट इज़। और उसके साथ ही साथ ISO 19011 का रेफरेंस है स्टैंडर्ड में ISO 22163 के अंदर, जो बेसिकली ऑडिटिंग के बारे में है। ऑडिट के लिए गाइडेंस है कि ऑडिट के क्या फ्रेमवर्क्स होने चाहिए, ओवरऑल क्या चीज़ें हमें फुलफिल करनी होती है और टेक केयर करनी होती हैं जब हम ऑडिट के लिए चीज़ें प्लान करते हैं। तो उसके लिए मैंने 9001 की ट्रेनिंग में भी समझाया था और यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ कि बेसिकली आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी ऑडिट के लिए जाएं। पहली है इम्पार्शियलिटी, कि किसी तरह की मतलब बायसनेस नहीं होनी चाहिए और लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी नहीं होनी चाहिए, उसका ध्यान रखना है। और सेकंड है कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ें बेसिक हैं ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीन तरह की ऑडिट होती है, फर्स्ट पार्टी ऑडिट, सेकंड पार्टी ऑडिट और थर्ड पार्टी ऑडिट। ये मैंने समझाई हुई है 9000 के ट्रेनिंग में, तो वहाँ से आप समझ सकते हो। और इंटरनल ऑडिट के बारे में मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूँ। ये इंटरनल ऑडिट का मतलब है फर्स्ट पार्टी ऑडिट, जो कि आप जो आपकी कंपनी है जिसने RQMS रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश किया हुआ है, इंटीग्रेट किया हुआ है अपने सिस्टम में, उसको वो फॉलो करती है अपने ऑर्गेनाइजेशन को। ये जो वर्क है उसको एक्सिक्यूट करने के लिए जो भी ओवरऑल सिस्टम है उसको उसके थ्रू रन करती है, अपने RQMS के थ्रू। तो उसकी हम इंटरनल ऑडिट की बात कहते हैं। तो आपका खुद का बंदा जो आपके ऑन रोल है, इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टी है, आपका पर्सनल है, वही इंटरनल ऑडिट रन करता है, कंडक्ट करता है, प्लान करती है। उसकी एक टीम होती है जो इंटरनल ऑडिट को टेक केयर करती है ओवरऑल। तो इस टर्म को हम इंटरनल ऑडिट करते हैं कहते हैं। और इंटरनल ऑडिट में जो हमने ओवरऑल रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में चीज़ें डेवलप की हैं अभी तक, फर्स्ट क्लॉज से लेके 8th क्लॉज तक,
साथ ही साथ अभी हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन को डिस्कस किया था, मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस को डिस्कस किया था, इवैल्यूएशन को डिस्कस किया था, उसकी रिक्वायरमेंट्स को ओवरऑल एज अ सब्जेक्ट हमें इंटरनल ऑडिट में इसकी ऑडिट करनी है, चीज़ों को एज अ डेटा फॉर्म, एज अ एविडेंस फॉर्म इवेल्युएट करना है और फर्दर हमें उसको यूटिलाइज करना है मैनेजमेंट रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से और इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इंटरनल ऑडिट की, और जैसे कि मैंने बताया ये फर्स्ट पार्टी ऑडिट है। जो 3 कैटेगरीज हैं, फर्स्ट पार्टी ऑडिट, सेकंड पार्टी ऑडिट और थर्ड पार्टी ऑडिट की टर्मिनोलॉजी है इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में, सर्टिफिकेशन के रिस्पेक्ट में। आपकी अगर आईरिस बेसिकली ऑडिट करता है तो वो थर्ड पार्टी ऑडिट होती है, आपका कस्टमर ऑडिट करता है तो वो सेकंड पार्टी ऑडिट होती है। ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है इंटरनल ऑडिट की, आपको मैंने जो 9001 की ट्रेनिंग के अंदर बताया हुआ है चीज़ें, वो फॉलो करनी है अपने रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अप्लाई करते हुए। फिर इसके आगे जो बात आती है वो सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है, जो ISO 22163 के अंदर 9.2.3 क्लॉज के अंदर दी हुई है इंटरनल ऑडिट के रिस्पेक्ट में, जो कि रेलवे के रिस्पेक्ट में स्पेसिफिक है। यहाँ पे क्लियरली पहले स्टैंडर्ड प्रोसेस के बारे में बोलता है एज ए एसेंशियल रिक्वायरमेंट, कि आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए जिसके थ्रू आप जो इंटरनल ऑडिट है वो ओवरऑल आप मैनेज करोगे, और इस प्रोसेस को आपको इस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करना है अपने सिस्टम के अंदर। इस्टेब्लिश इम्प्लीमेंट करने की मीनिंग बताई है प्रीवियस पार्ट्स में, वो सेम अप्लाई करनी है यहाँ पे भी, उसका ध्यान रखिएगा। सीक्वेंस मेंटेन करिएगा जब भी आप ट्रेनिंग देखें। ऐसा नहीं है कि आप रेंडमली कोई भी पार्ट स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये फंडामेंटल है। जब हम स्ट्रक्चर की, सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें, तो सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है ओवरऑल बिजनेस की ग्रोथ के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए और ओवरऑल इफ़िशियंसी और ऑप्टिमेसी के लिए। सिस्टम में अगर फंडामेंटल जो है वो कमज़ोर होंगे, तो बाकी जो हम क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल की बात कहते हैं, वो वैसे ही वीक हो जाएंगी। तो इसलिए फंडामेंटल स्ट्रांग है, इसीलिए सीक्वेंस मेंटेन करिएगा ट्रेनिंग देखने का। जो इनिशियल पार्ट्स हैं उनको सीक्वेंस वाइज फॉलो करिएगा। और यहाँ पे पर्टिकुलरली जो मैंने रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ट्रेनिंग दे रहे हैं, अभी तक की 9वां पार्ट हमारा चल रहा है, 8 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और उसके साथ ही साथ जो ISO 9004 है, 9000 है और 9001 है, वो एसेंशियल हैं, फंडामेंटल हैं इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को फर्दर समझने के लिए और फर्दर इंटीग्रेट करने के लिए RQMS के रिस्पेक्ट में। तो सप्लीमेंटल में हमारी पहली बात स्टैंडर्ड के प्रोसेस की बात कहता है कि हमारे पास इंटरनल ऑडिट को मैनेज करने के लिए एक प्रोसेस होना चाहिए जिसे हमें एस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करना है। और इसी प्रोसेस के अंदर जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है जो मैंने 9001 में बताई है, वो 9.21 9.2.1 के अंदर, 9.2.2 के अंदर जो दी है, और वो इंक्लूड करनी इस प्रोसेस के अंदर, जो कि इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट का होगा। साथ ही साथ जो ओवरऑल ऑडिट प्रोग्राम है उसका मैनेजमेंट भी इसी प्रोसेस के अंदर हमें के रिस्पेक्ट में जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गाइडलाइंस हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, स्कोप है, पर्टिकुलर्स हैं, वो सारी चीज़ें एज अ मैट्रिक्स हमें ऑडिट प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में इस प्रोसेस के अंदर देनी है। अभी हम ऑडिट प्रोग्राम को आगे आने वाली क्लॉजेस में हम समझेंगे डिटेल में कि ऑडिट प्रोग्राम से हमें क्या समझना है और किस तरह से ऑडिट प्रोग्राम को हमें डेवलप करना है, टेक केयर करना है और एक्सक्लूड करना है। तो ये ऑडिट पहला पार्ट, हमने दो चीज़ें समझ ली, जो चीज़ें हमें जब हम ऑडिट मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करेंगे तो हमें इंक्लूड करनी है उसके अंदर। थर्ड बात आती है इस प्रोसेस के अंदर जो हमें इंक्लूड करना है वो है जो इंटरनल ऑडिटर्स का मैनेजमेंट है, वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू गवर्न होगा। तो इंटरनल ऑडिटर से रिलेटेड जो भी उनकी कॉम्पिटेंसी है, जो भी उनके डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है उनको लेके, और ओवरऑल जो उनके लिए गाइडलाइंस हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें एज अ इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट में इस
इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर इंक्लूड करनी है। तो इसको भी हम अभी नेक्स्ट क्लॉजेस में डेवलप डिस्कस करेंगे, जो कि सब क्लॉजेस हैं इंटरनल ऑडिट के ही 9.2.3 के अंदर। इसके आगे फिर स्टैंडर्ड प्रिसाइज करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, जो हमने प्रीवियस क्लॉजेस में या फिर इनिशियल पार्ट्स में रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं के अंदर डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज के लिए एस्पेक्ट में, कि जो रिटर्न ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हम कैसे एक जो ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज है में उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका एक पॉजिटिव वे में एज अपॉर्चुनिटी कैसे हम इन्हेंस कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोसेस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, या फिर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज है उसको। तो इसी के लिए यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर सब क्लॉज में जनरल के रिटर्न ऑफ एक्सपीरियंसेस की बात स्टैंडर्ड कहता है, और इस जो ये रिटर्न ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं वो एक बेटर तरीके से एक डिसाइसिव मैनर में, एक डेटा के फॉर्म में, एक एविडेंस के फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे एक बेसिकली अपॉर्चुनिटी हमें डेवलप होती है जब हम इंटरनल ऑडिट के लिए जाते हैं। इससे हम एक अच्छा, जब हम रिटर्न ऑफ एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो उससे एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज में, और फर्दर उससे जो इम्प्रूवमेंट है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी स्टैंडर्ड कहता है जनरल क्लॉज के अंदर, इससे जो रिटर्न ऑफ एक्सपीरियंसेस है उसको एज अपॉर्चुनिटी हमें टेक केयर करना है जब भी हम इंटरनल ऑडिट के लिए जाएं। तो ये हमने जनरल क्लॉज को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो बात आती है उसको हम डिस्कस करते हैं जनरल क्लॉज के बाद। उसके बाद बात है ऑडिट प्रोग्राम की। ऑडिट प्रोग्राम में है 9.2.2 का रेफरेंस, प्रोसेस हिरार्की स्ट्रक्चर की बात है। इसके अंदर मैंने सब हेडिंग ली है क्रिटिकल की, में है प्रोसेस, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज की बात, और उसके साथ ही साथ है फिर नेक्स्ट ऑडिट प्रोग्राम के अंदर फ्रीक्वेंसी, स्टेटस, इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट जो मैंने सब हेडिंग ली है वो है कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स की बात है। के अंदर है वंस 3 years पीरियड, एनुअल रिव्यू, इम्पार्शियलिटी, ऑल शिफ्ट्स, मल्टीडिसिप्लिनरी और कंबाइंड ऑडिट। ये सारे कीवर्ड्स मैंने लिए हैं, सब हेडिंग मैंने बनाई है ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि ये प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम, स्टैंडर्ड ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो हमें फुलफिल करनी है। तो इसमें जो इनिशियल चीज़ दी है ऑडिट प्रोग्राम के बारे में ISO 9001 में भी बताया हुआ था मैंने, तो इसके लिए ही यहाँ पे 9.2.2 की रिक्वायरमेंट को स्टैंडर्ड मेंशन करता है कि उसको हमें कंसीडर करना है अपने RQMS के जब के लिए, जब हम ऑडिट प्रोग्राम को डेवलप करते हैं 9.2.2 को, जो कि 9001 की है, तो लेना है। और उसके एडिशनली फिर बाद स्टैंडर्ड कहता है कि और क्या चीज़ें हमें देनी है। तो हमें पहला हमने 9.2.2 की रिक्वायरमेंट को ऑडिट प्रोग्राम में ले लिया। सेकंड बात आती है हिरार्की को हमें आइडेंटिफाई कर लेना है, डिटरमाइन कर लेना है प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि प्रोसेस के नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, नंबर ऑफ टास्क होते हैं एक प्रोसेस के रिस्पेक्ट में। तो वो जो हिरार्की है प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, जो भी प्रोसेस है, कोर प्रोसेस है, उसकी सपोर्टिंग प्रोसेस है, सब प्रोसेसेस हैं, वो सारी एज अ हिरार्की फॉर्म जो भी एक्टिविटीज़ हैं और जो भी उसमें टास्क है वो सारी आइडेंटिफाई कर लेनी है जब भी ऑडिट प्रोग्राम की हम बात करें। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक ओवरऑल जो प्रोसेस का सिस्टम है उनका इंटर रिलेशंस है, उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हैं, टास्क हैं, वो आइडेंटिफाई कर लेनी है जब भी हम ऑडिट प्रोग्राम की बात करें और ऑडिट प्रोग्राम फिक्स करने की बात करें। और ये ज़रूरी है तभी हमारा जो ऑडिट प्रोग्राम है वो उससे रिलेवेंट हमारी नीड है, आउटकम रिक्वायरमेंट है, वो हमारी फुलफिल हो सकेगी। और फर्दर जो हमारा RQMS के ऑब्जेक्टिव्स हैं कंप्लायंसेस को लेके
बिजनेस कंटिन्यूटी को लेके, बिजनेस प्लानिंग को लेके, वो फर्दर हमारे कहीं न तभी हमारे जाके एक हमारा मतलब वैल्यू एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टैंडर्ड ड्रिवन हम कह सकेंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हायरार्की जो है वो अच्छी तरीके से हमने आइडेंटिफाई कर ली हो, डिफाइन कर ली हो। सेकंड जो इसके अंदर बात आती है, जो हमें ऑडिट प्रोग्राम के अंदर चीज़ें कंसीडर करनी है, उसमें है कि हमें हमें टैग करना है कि कौन से क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं। ठीक है? कि हम यहाँ क्वालिटी और ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो उनका लेवल, उनका कैरेक्टराइजेशन हमें इस तरह से करना है। जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कौन से क्रिटिकल हैं हमारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, आरक्यूएमएस के रिस्पेक्ट में, उनका हमारे पास कैरेक्टराइजेशन हो। जो हमारे प्रोडक्ट हों या फिर सर्विसेज हों एज अ ऑर्गेनाइजेशन, उनका भी हमें कैरेक्टराइजेशन करना है क्रिटिकलिटी के रिस्पेक्ट में। क्रिटिकलिटी को हमें ऑब्जेक्टिव से, जो हमारे आरक्यूएमएस का ऑब्जेक्टिव है उसके रिस्पेक्ट में देखना है, जो हमने इनिशियल फोर्थ क्लास में डिस्कस किया था। तो ये क्रिटिकलिटी का क्लासिफिकेशन हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि हमारा ऑडिट प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग हम बना सकें और ज़्यादा समय हम ऑडिट प्रोग्राम का एलोकेट कर सकें इस क्रिटिकलिटी के रिस्पेक्ट में और इन डेप्थ मैनर में, और एक ज़्यादा रिग्रेस मैनर में ऑडिट को वहाँ पे परफॉर्म किया जा सके। इसके लिए क्रिटिकलिटी इवैल्यूएशन और क्लासिफिकेशन ज़रूरी हो जाता है जब भी हम प्रोजेक्ट एज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट प्रोडक्ट या सर्विसेज की बात करते हैं। इसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात आती है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी ऑडिट के रिस्पेक्ट में, जब भी हम ऑडिट प्रोग्राम के लिए कंसीडर करते हैं। तो ऑडिट, नंबर ऑफ ऑडिट हो सकती है प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, या फिर डिफरेंट प्रोसेसेस हैं तो वो जो एल नंबर ऑफ ऑडिट की बात करें वो मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको, उसके लिए कि हमें मैट्रिक सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम एक कॉन्फिडेंस मैनर में एक ऑडिट प्रोग्राम की बात करते हैं कि ओवरऑल फ्रीक्वेंसी क्या होगी डिफरेंट प्रोसेसेस के रिस्पेक्ट में, डिफरेंट हायरार्की के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट टास्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफरेंट एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फ्रीक्वेंसी हमें सेट करनी है ऑडिट प्रोग्राम के अंदर, और इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, चीज़ें कंसीडर करने के लिए स्टैंडर्ड बताता है कि बेस्ड ऑन द स्टेटस एंड इम्पोर्टेंस हमें ऑडिट स्कोप के अंदर इस फ्रीक्वेंसी को सेट करना है ऑडिट प्रोग्राम के लिए। तो ये स्टेटस इम्पोर्टेंस की यहाँ पे बात इसलिए कहता है, कुछ ओपन पॉइंट हो सकते हैं, कुछ ऑन गोइंग नॉन कन्फर्मिटीज हो सकती हैं, या फिर कुछ हमें मतलब हमने फेस की हुई नॉन कन्फर्मिटी हो हमारे रनिंग प्रोसेस के अंदर, तो वो ओपन पॉइंट हो सकते हैं। तो उसके केस में हमारे लिए उनका स्टेटस जो होता है हो सकता है क्रिटिकल हो। तो ये स्टेटस हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि स्टेटस क्या है। एक स्टेटस है कि हमने प्लान किया हुआ है, एक है हमारा कुछ मतलब हमें हमने आइडेंटिफाई की है नीड, उसके बेसिस पे हो सकता है, या फिर उसकी क्रिटिकलिटी के ऊपर हो सकता है, इम्पोर्टेंस के हो सकता है। तो ये स्टेटस इम्पोर्टेंस जो है क्रिटिकलिटी के रिस्पेक्ट में हमें देखना है, कैरेक्टराइज करना है, क्लासिफाई करना है, और उसके अकॉर्डिंग हमें जो फ्रीक्वेंसी होगी ऑडिट की वो सेट करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी किसी पर्टिकुलर ऑडिट के रिस्पेक्ट में, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के रिस्पेक्ट में, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए। इसके लिए एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट के थ्रू जो हम प्रोसेस में डेवलप कर रहे हैं तो डील करने के लिए ऑडिट को, इंटरनल ऑडिट को के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो बात आती है कि उसमें स्टैंडर्ड बात कहता है कि हम किस तरह से बेसिकली जो कंप्लीट रिक्वायरमेंट है रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की उसको कवर करेंगे थ्रू इंटरनल ऑडिट। उसमें पहली बात आती है कि वंस एवरी 3 इयर्स की जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स हैं
जो हम प्रोसेस के थ्रू हम इंश्योर कर रहे हैं थ्रू परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, थ्रू की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो रिक्वायरमेंट्स हमने ऑब्लिगेट की है डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट लेवल्स में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट टास्क में, प्रोसेस के थ्रू वो जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हमें फुलफिल करना है 3 इयर्स के पीरियड के दौरान। ये सारी रिक्वायरमेंट्स इस इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में हमारी कवर हो जाए 3 इयर्स के पीरियड के दौरान। इसका ध्यान रखिएगा कि ये नॉर्मल एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ईयरली नहीं मैनेज हो पाती हैं जब एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़े सप्लाई चेन की हम बात करते हैं। तो उसके रिस्पेक्ट में हमें ये ध्यान रखना है कि जो क्रिटिकलिटी है, फ्रीक्वेंसी है, स्टेटस है, इम्पोर्टेंस है, का ध्यान रखते हुए हमें एक टाइम पीरियड स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि 3 इयर्स पीरियड का, जिसके अंदर हमें जो सारी रिक्वायरमेंट है रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में वो हमें कंप्लीट करनी है थ्रू आवर इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम। तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमें जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हमें कंप्लीट करना है। सेकंड, इसमें एक चीज़ मैंने और दी हुई है एनुअल रिव्यू की। एनुअल रिव्यू का ये मतलब है कि हमारी ऑन गोइंग मैनर में जो हमें ने बेसिकली एक प्लानिंग दी है, एक ऑडिट प्रोग्राम डेवलप किया है कि अगर हमने 6 मंथ में ये चीज़ें कवर करनी है, ईयरली ये चीज़ें कवर, हमें इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू ये कवर करना है, 1.5 ईयर्स में ये कवर करना है, 2 इयर्स में ये कवर करना है, बेस्ड ओवर द क्रिटिकलिटी एंड स्टेटस एंड इम्पोर्टेंस। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ये 3 इयर्स का इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम है जिसमें हम सारी रिक्वायरमेंट्स कवर करने जा रहे हैं, तो हमें ये ऑन गोइंग मैनर में इस ऑडिट प्रोग्राम को रिव्यू करते रहना है, जो फ्रीक्वेंसी है उसके रिस्पेक्ट में, और जो हमारी मेथडोलॉजी है, प्लानिंग है सारी रिक्वायरमेंट्स को कवर करने का। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि ऑन गोइंग जब हमारा बिजनेस रन कर रहा है, वर्क कर रहा है, ऑपरेशन हो चल रहे हैं, कुछ चीज़ें समय के साथ क्रिटिकल हो सकती हैं या फिर उसकी इम्पोर्टेंस इन्हेंस हो सकती है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉन कंफर्मिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हो उसको आपको उस पे फोकस करना है, एक प्रिवेंटिव मैनर में, प्रोएक्टिव मैनर में। तो इसको हमें एनुअली हमें रिव्यू करना है, जो हमारा 3 इयर्स की हम पीरियड डिफाइन कर रहे हैं एज अ ऑडिट प्रोग्राम। चीज़ को आप समझ गए होगे और इस चीज़ को इस तरह से टेक केयर करना है। नेक्स्ट जो बात आती है ऑडिट प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में, जो ऑडिटर होगा वो आपकी कंपनी से ही होगा, जैसे कि मैंने बताया इंटरनल ऑडिटर। वो जो ऑडिटर है वो अपने अपने जो उसने वर्क किया है, उसका जो वर्क है उसको वो ना ऑडिट करे। इस चीज़ को भी हमें इंश्योर करना है ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है, जिससे कि जो इम्पार्शियलिटी है वो मेंटेन हो सके। इस चीज़ का ध्यान रखना है जब भी आप ऑडिट प्रोग्राम को डेवलप करें। साथ ही साथ जो ऑडिट प्रोग्राम की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें जितनी भी शिफ्ट्स होंगी वो आप मतलब 8 घंटे की अगर 3 शिफ्ट आप रन कर रहे हो, इसमें ओवरऑल ऑपरेशन है, तो सारी शिफ्ट हमें टेक केयर करनी है, कवर करनी है अपने ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कॉपरेशन के कुछ पार्ट्स हैं वो मतलब हमारे ऑल सारी शिफ्ट में नहीं रन करते हैं, कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं रन की जा सकती है, मतलब डिफरेंट शिफ्ट्स में, वो डे शिफ्ट में ही अलाउ करते हैं। तो जिस तरह की भी अप्लीकेबिलिटी हो, जिस तरह का भी ऑपरेशन हो, उसके अकॉर्डिंग इसको डिसाइड करना है कौन से ऑपरेशन हमारे डिफरेंट शिफ्ट्स में रन करते हैं या फिर कंटिन्यूस प्रोसेस में रन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग से हमें अपना ऑडिट प्रोग्राम सेट करना है। और ध्यान ये रखना है सारी शिफ्ट हमारे गवर्न हो। जैसे मेंटेनेंस की बात है, तो मेंटेनेंस के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे 24 आवर की रनिंग साइकिल होती है। तो वहाँ पे हमारा एक
मैंडेटरी हो जाता है कि हमारा जो ऑडिट प्रोग्राम है कि उसके लिए जो 24 आवर की साइकिल है उसको इंक्लूड किया जाए ऑडिट के अंदर, उसके बेसिस पे ही चीजें की जाए। एनुअल बेसिस की मैंने बात बता दी आपको कि एनुअली रिव्यू करना है। तो 3 इयर्स की ऑडिट प्रोग्राम आप डेवलप करोगे, प्लान करोगे सारी रिक्वायरमेंट्स को कवर करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है स्टैंडर्ड, वो मल्टी डिसिप्लिनरी की ऑडिट्स की बात कहता है कि आपको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ऑडिटर की बनानी है जो ऑडिट को करे, जिससे कि आपको एक बेटर इवेल्युएशन मिल सके, एनालिसिस मिल सके जो भी डेटा है। अब ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकती है, डिफरेंट लेवल से हो सकती है, अलग अलग डिपार्टमेंट के, जिनको आपको एज अ सिंगल टीम इंक्लूसिव बनाना है, जो कि इंटरनल ऑडिट करेगी आपकी। और इसका डिफरेंट यूज है। जब हम फाइंडिंग की बात कहते हैं, एक्सपीरियंस यूटिलाइजेशन की बात कहते हैं, या फिर नंबर ऑफ वेज ऑफ सीइंग एनीथिंग कहते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज के रिस्पेक्ट में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी जो अप्रोच है जो हम इंटरनल ऑडिट में करना चाह रहे हैं वो हमें हेल्प करती है। और इसके साथ ही साथ जो रिडंडेंसी होती है वो हम अवॉइड कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इंटरनल ऑडिट को। तो इस तरह से ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम हमें एक अप्रोच के फॉर्म में अपने ऑडिट प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करनी है। ठीक है, साथ ही साथ स्टैंडर्ड कंबाइंड ऑडिट की बात कहता है कि आप ऑडिट प्रोग्राम के अंदर कंबाइंड ऑडिट करने की आ, एक अप्रोच रखो। कंबाइंड ऑडिट का मतलब है डिफरेंट चीजें हम आरक्यूएमएस के थ्रू एड्रेस कर रहे हैं। एक पहली तो क्वालिटी एंड सेफ्टी के रिस्पेक्ट में जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके रिस्पेक्ट में हम ये ऑडिट के थ्रू हमारी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कर रहे हैं। सेकंड, हमारी इन्वायरमेंटल जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारे हमने फैक्टर्स लिए हैं आईएसओ 14001 के रिस्पेक्ट में, उनको भी हमें, उनकी रिक्वायरमेंट को भी हमें एज ए कंबाइंड ऑडिट हमें इंक्लूड करना है। साथ ही साथ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, वो भी हमें इंक्लूड करना है अपने इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम के अंदर। इसी तरह से एनर्जी इफिशियंसी के लिए 50,001 हो सकता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए 27,000 हो सकता है, या फिर सोशल कंप्लायंसेस के लिए आईएसओ 26,000 हो सकता है। तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं इनको कंबाइंड मैनर में किस तरह से आप चीज़ें इंक्लूसिव बना सकते हैं, इससे आप एक तो टाइम सेव कर सकते हो, या फिर जो आपकी जो नीड है इंटरनल ऑडिट की, वो उसका जो आउटकम है वो बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हो और एक बेटर इम्पैक्ट अपने रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डाल सकते हो। तो ये हमें टेक्निक कंबाइंड ऑडिट की यूटिलाइज करनी है मल्टी डिसिप्लिनरी ऑडिट टीम के साथ साथ। तो इससे कि जो हमारा अगर फोकस है रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू बिजनेस कॉन्टिन्यूटी को इन्हेंस करने का, बिजनेस वैल्यू को इंक्रीज करने का, बिजनेस प्लानिंग को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एड्रेस हो सकती है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है और ये सारी चीज़ें ऑडिट प्रोग्राम हमें बताता है। नेक्स्ट जो बात आती है उस पर चलते हैं ऑडिट प्रोग्राम के बाद, जो कि है ऑडिटर्स मैनेजमेंट। तो इसमें जो पहली मैंने हेडिंग दी है KSMI, ये मैं फुल फॉर्म बताऊंगा इसका। इसके अंदर कीवर्ड लिया है मैंने प्रिंसिपल्स, स्कोप, क्लॉज, क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस, रिकॉर्ड। पर फर्दर कीवर्ड लिया है मैंने रिलेवेंट फंक्शंस, ऑडिटी, इवेल्युएशन, अ लिस्ट। ठीक है, ये ऑडिटर मैनेजमेंट के ये हैं कीवर्ड लिया है जो मैंने। यहाँ पे सबसे पहले जो समझने वाली बात ये है कि पर्टिकुलर क्लॉज ऑडिटर्स मैनेजमेंट का
रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्यों दिया गया है पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में ISO 22163 के अंदर। तो जैसे कि मैंने बताया, शुरू से बताता आ रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेलवे का है वो बहुत बड़ा है रेलवे सेक्टर के रिस्पेक्ट में। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे 3 इयर्स की बात कर रहे हैं। 3 इयर्स पीरियड में सारी चीज़ों को जो रिक्वायरमेंट है रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, उसको कम्प्लीटली गवर्न करने के लिए ऑडिट के थ्रू कवर करने की बात कर रहे हैं। तो उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ कंटिन्यूएशन में हमारी जो ऑडिट टीम होगी वो भी बहुत बड़ी हो सकती है। उसमें नंबर ऑफ ऑडिटर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। तो वो बेस्ड ओवर द ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है उसके लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे एक क्लॉज है ऑडिटर्स मैनेजमेंट का, जो कि हमें अपने ऑडिट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर इसको टेक केयर करना है। इसके रिस्पेक्ट में ऑडिटर मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में चीज़ें ऐड करनी है अपने रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो अब हम यहाँ पे इस क्लॉज के अंदर डिटेल को डिस्कस करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इसेंशियली फुलफिल करनी है ऑडिटर्स मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में। उसमें पहली जो चीज़ मैंने बताई है ASMI की, जो कि है नॉलेज स्किल मेंटेन एंड इम्प्रूव की बात है। तो नॉलेज एंड स्किल्स बेसिकली कॉम्पिटेंसी से रिलेट करती है कि अब ये नॉलेज स्किल्स जो हमारी डायरेक्टली लिंक है या फिर प्रोपोर्शनल है, वो किस प्रोसेस के रिस्पेक्ट में हो सकती है। जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेस हैं, जो भी हमारी बाउंड्री के अंदर प्रोसेस हैं, उसके रिस्पेक्ट में हमें ये नॉलेज स्किल्स को देखना है। सेकंड जो बात आती है मेंटेन करने की बात है कि मेंटेन भी हम उसको नॉलेज को करना है। अब ये मेंटेन और इम्प्रूव की जो बात है वो किस तरह से हम करेंगे, वो ट्रेनिंग हो सकती है, नंबर ऑफ ऑडिट हो सकती है, या फिर इसके रिस्पेक्ट में हम एग्जामिनेशन ले सकते हैं या फीडबैक ले सकते हैं जिसकी ऑडिटी के थ्रू। तो ये चीज़ें हमें इंश्योर करनी है कि जो नॉलेज है स्किल है वो हो, साथ ही साथ वो मेंटेन रहे। इम्प्रूवमेंट के सिनेरियो में हमें उसको देखना है, जिससे कि ऑडिट की हमारे आउटकम्स एक्सपेक्टेड हैं या फिर जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उसको रिलेट कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, वो अच्छी तरीके से हम उसके लिए सेटिस्फाई हो सके। तो ये चीज़ पहली है हमें करनी है। जो सेकंड जो बात आती है नॉलेज स्किल के रिस्पेक्ट में, मेंटेन और इम्प्रूव के रिस्पेक्ट में, उसमें स्टैंडर्ड बात कहता है ऑडिट प्रिंसिपल की, ऑडिट स्कोप की, क्लॉज के रिस्पेक्ट में के बारे में इंफॉर्मेशन की, क्राइटेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन में। तो प्रिंसिपल्स की जब बात होती है कि प्रिंसिपल्स ऑडिट के क्या हैं, तो उसमें मैंने बताया जैसे कि इम्पार्शियलिटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, के साथ ही साथ एक एविडेंस फाइंडिंग की प्रिंसिपल भी होनी चाहिए, एक काम नेचर होना चाहिए ऑडिटर का। ये सारे प्रिंसिपल्स भी उसके अंदर होने चाहिए एज अ स्किल्स। तो इसका ध्यान रखना है और इसको इन्हेंस करना है जो भी ऑडिटिंग टीम के मेंबर्स हों उनके अंदर। इसके साथ ही साथ पर्सनल बिहेवियर एक प्रिंसिपल हो गया। सेकंड जो है प्रोसेस और मेथड है एज अ ऑडिट प्रिंसिपल, उसका भी उसके बारे में भी नॉलेज स्किल्स होनी चाहिए जो हमारा ऑडिटर होगा उसके अंदर। और इस चीज़ को भी हमें ऑडिटर्स मैनेजमेंट के थ्रू अपने इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर इसके रिस्पेक्ट में भी गाइडलाइंस और मैट्रिक्स डेवलप करनी है। प्रोसेस मेथड्स क्या हो सकते हैं, किस तरह से हमें जो ऑडिट है उसका हम क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। इनिशियल फेज क्या होगा, मिड फेज क्या होगा, लास्ट फेज क्या होगा ऑडिट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ओवरऑल हम जो हमारी नीड है, ऑब्जेक्टिव है ऑडिट को लेके, वो कैसे कंप्लीट करेंगे प्रोसेस के रिस्पेक्ट में एज अ प्रिंसिपल, इसके रिस्पेक्ट में हमें गाइडलाइन देनी है, ठीक है। और मेथड की भी बात है प्रोसेस के साथ साथ, मेथड क्या होंगे जिससे कि एक इम्पॉर्टेंट मेथड जैसे होता है ऑडिट की जब हम बात करते हैं तो इंटरव्यूइंग with the respective team of auditee or the process।
तो जो प्रोसेस की रिस्पेक्टिव टीम है जो उसके ऑपरेशन को डील कर रही है, एक्सिक्यूट कर रही है, उसका हम इंटरव्यू करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर मेथड्स हैं, प्रोसेस हैं, एज अ प्रिंसिपल और साथ ही साथ जो पर्सनल बिहेवियर का प्रिंसिपल है, ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी है गाइडलाइन के फॉर्म में और फ्रेमवर्क के फॉर्म में अपने इंटरनल ऑल्टर मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर इन सब चीज़ों को इस्टेब्लिश करना है। तो ये प्रिंसिपल की बात हो गई ऑल्टर मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, जो कि हम KSMI की बात कर रहे थे। सेकंड बात है ऑडिट स्कोप की। तो स्कोप में जब हम ऑडिट प्रोग्राम हमारा डिस्क्राइब होगा, में स्कोप की बात होती है जिसपे हम पर्टिकुलर ऑडिट टीम को हम डिसाइड करते हैं। तो ऑडिट स्कोप में बेसिकली कौन से प्रोडक्ट्स हमें गवर्न करने हैं, कौन से सर्विसेज हमें गवर्न करनी हैं, कौन से बेसिकली फंक्शन है जो हमें कवर करने हैं। ये प्रोसेस के डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं। तो इस स्कोप के बारे में भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो ऑडिटर टीम हो, ऑडिटर्स हो उनके अंदर। और मल्टीडिसिप्लिनरी की बात करी एज अ टीम, ये सारी चीज़ें उनके अंदर होनी चाहिए जब हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल की। सेकंड अभी हम स्कोप पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है क्लॉज की, जो क्लॉज की रिक्वायरमेंट है ISO 22163 की, डिफरेंट क्लॉजेस की के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना है कि जैसे हमने प्लानिंग के रिस्पेक्ट में बात करी, सपोर्ट के रिस्पेक्ट में बात करी, लीडरशिप के रिस्पेक्ट में बात करी, कॉन्टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में बात करी, ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी। तो जो डिफरेंट क्लॉजेस हैं उनकी भी नॉलेज उनको होनी चाहिए, जिससे कि डिफरेंट क्लॉज की रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में वो चीज़ों को वेरीफाई कर सकें, एग्जामिन कर सकें जब भी वो ऑडिट करते हैं, और फर्दर उससे एज अ एविडेंस डेटा कलेक्ट कर सके का फर्दर यूज के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए। क्लॉज के बाद नेक्स्ट बात आती है ऑडिट क्राइटेरिया की। तो ऑडिट क्राइटेरिया के रिस्पेक्ट में जो हमने SOPs डेवलप की थी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो हमने डिफरेंट प्रोसेसेस की बात की है अभी तक, जो हम ट्रेनिंग के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं ऑनगोइंग मैनर में। तो जो प्रोसेस हम डिफरेंट क्लॉजेस में हमने प्रोसेस डेवलप किया था, डिफरेंट उसमें गाइडलाइंस दी थी, फ्रेमवर्क दिया था, कंट्रोलिंग की बात करी थी प्रोसेस के रिस्पेक्ट में। वो जो इंटरनल प्रोसीजर हैं उसके रिस्पेक्ट में एज अ ऑडिट क्राइटेरिया उसके बारे में भी उनको जानकारी होनी चाहिए। ये भी हमें चीज़ें इंश्योर करनी है जब हम नॉलेज स्किल की बात कर रहे हैं ऑडिटर के लिए। और इसको थ्रू ऑडिटर्स मैनेजमेंट हमें अपने इंटरनल ऑडिट प्रोसेस मैनेजमेंट में हमें इस चीज़ के लिए फ्रेमवर्क डेवलप करना है, गाइडलाइन डेवलप करनी है। तो यहाँ तक बात होगी नॉलेज स्किल्स मेंटेन एंड इम्प्रूवमेंट की, जो चीज़ें हमें करनी है ये मुझे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है जो इंश्योर करनी है जब हम ऑडिटर्स मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ऑडिट एक्सपीरियंस की। तो ऑडिट एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोगों को ज़्यादा प्रॉमिसिंग बनाने के लिए, ऑप्टिमिस्टिक बनाने के लिए वो हमें बिल्ड करना है और इंश्योर करना है थ्रू ऑडिटर्स मैनेजमेंट। उसमें जैसे हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की बात करते हैं, तो उसमें कोई लीड ऑडिटर हो सकता है इंटरनल ऑडिटिंग टीम में, और डिफरेंट उसके जूनियर्स हो सकते हैं। तो जो इनका लेवल है हम हिसाब से हमें मेंटेन करना है कि जो ऑडिटिंग एक्सपीरियंस का बेसिकली यूज़ है वो हम फिक्स कर सकें, उसका हम यूटिलाइज कर सकें, उससे जो आउटकम हमें चाहिए वो हम ले सकें। ऑडिट एक्सपीरियंस में कुछ एग्जांपल भी स्टैंडर्ड देता है, इसमें कि ऑडिट विटनेस की बात कहता है, रेगुलर कंडक्ट ऑफ ऑडिट की बात है, ऑडिट टीम लीडिंग की बात है, डिफाइंड मिनिमम नंबर ऑफ परफॉर्म ऑडिट की बात है। ये बेसिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर्टिकुलर्स हैं जिनका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑडिटर मैनेजमेंट के लिए। के साथ ही जो इसका बेसिकली यूज है जब हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं ऑडिटर की,
तो वो मैंने आपको समझा दिया। इसके लिए भी प्रॉपर हमारे पास एक गाइडलाइन होनी चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। इसके साथ ही साथ ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ऑडिटर मैनेजमेंट को लेके, इनके रिस्पेक्ट में हम इस चीज़ों को कैसे इंश्योर कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इस पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर, इंटरनल ऑडिट के अंदर, तो जो चीज़ें भी हम मेंटेन करें और नॉलेज स्किल को मेंटेन और इम्प्रूव करने के लिए ऑडिट एक्सपीरियंस के रिस्पेक्ट में जो भी हम चीज़ें हैं उसके रिस्पेक्ट में जो भी रिकॉर्ड जनरेट होंगे उसे मेंटेन करके रखना है एज ए डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन और रिटेन करके रखना अपने सिस्टम के अंदर। रिटेन की हमने बात करी थी प्रीवियस क्लासेस में। रिटेन की जो पीरियड है वो कितनी होगी, सेम यहाँ पे एज इट इज फॉलो करनी है। तो ये ऑडिटर्स मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में ये इसेंशियल रिक्वायरमेंट थी। इसके एडिशनली कुछ रिकमेंडेशन है जो स्टैंडर्ड कहता है ऑडिटर मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में। इसमें पहला है कि रिलेवेंट फंक्शन के जो ऑडिटर हो रिलेवेंट फंक्शन से ही अपॉइंट किए जाए, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, ये रिकमेंडेशन है, इसका ध्यान रखिएगा। तो रिलेवेंट फंक्शन का ये हो सकता है कि आपके यहाँ सिमिलर प्रोसेस 2 या 3 साइट्स पे आप रन कर रहे हो, 2-3 साइट्स हैं उसकी, तो वहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो। जब आप ऑडिटर अपॉइंट करते हो एक दूसरे प्रोसेस को, दूसरे साइट पे आप ऑडिट करने जाते हो, इससे आपको यूटिलाइजेशन ये मिलता है, इसका आउटकम ये मिलता है। जो आउटकम है ऑडिट का वो बेटर मिलता है, जो डेटा फाइंडिंग है, एविडेंस है, वो बेटर निकल के आते हैं और एक बेटर डिसीजन मेकिंग हो सकती है। तो ये रिलेवेंट फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे कि एक्सपीरियंसेस हैं वर्क्स रिलेटेड और सिर्फ उसको जब ऑडिटिंग में यूटिलाइज करते हैं तो एक बेटर रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। सेकंड बात आती है जो रिकमेंडेशन में है, वो इवेल्युएट करने की है इंटरनल ऑडिटर के परफॉर्मेंस को लेके कि कैसे इवेल्युएट करेंगे। उसके लिए मैंने पहले बताया था, उसमें आप ऑडिटी का यूज़ कर सकते हो और उनके इनपुट्स का, और उनसे हम फीडबैक ले सकते हैं कॉम्पिटेंसी के रिस्पेक्ट में ऑडिटर के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जब हम मेंटेन करने की बात कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे थे नॉलेज स्किल के रिस्पेक्ट में इंटरनल ऑडिट के लिए, इसके थ्रू ये मेंटेन होता है। नेक्स्ट जो बात आती है वो है इंटरनल ऑडिटर की लिस्ट मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए जो कि रिकमेंडेड है ISO 22063 के अंदर। और इस लिस्ट के अंदर ऑडिटर के जो क्वालिफिकेशंस हैं, नाम के साथ कॉम्पिटेंसी है, वो सारी चीज़ें विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिट स्कोप, फंक्शन एरिया, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, वो सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की हैं ऑडिटर मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिस्ट के थ्रू हमें कैटेगराइज करनी है, जिससे हम जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम चूज कर सकें कि कौन से ऑडिटर को कहाँ पे यूटिलाइज करना है और ऑडिट करानी है इंटरनल। तो ये सारी चीज़ें हमें ओवरऑल एज अ गाइडेंस, एज अ इवेल्युएशन, इवोल्यूशन के थ्रू फ्रेमवर्क सेट करने हैं इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, जो हमने बात करी थी जब इस पर्टिकुलर क्लास को स्टार्ट किया था इंटरनल ऑडिट के। अब यहाँ पे हमारा 9.2 क्लॉज कंप्लीट होता है। इसके आगे चलते हैं 9.3 क्लॉज पे, जो कि है मैनेजमेंट रिव्यू का। इसके अंदर जनरल की बात है, इसमें ISO 9001 की रिक्वायरमेंट है, फिर सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है जो कि ईयरली यानी की वर्ड लिया इसमें, फिर बिजनेस कैलेंडर है, रिकॉर्ड्स हैं, एडिशनल एडिशनल MR की बात है। तो यहाँ तक डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है जब हमारा इंटरनल ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। इंटरनल ऑडिट की रिक्वायरमेंट बताई मैंने कि किस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में जब हम चीज़ों को देखते हैं के लिए। उसी के साथ साथ उसके
एक एडिशनल लेयर ये मैनेजमेंट रिव्यू वर्क करता है। यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है चीज़ों को रिव्यू करने के लिए एज अ मैनेजमेंट रिव्यू। जो भी एविडेंस हमारे निकल के आए हैं थ्रू इंटरनल ऑडिट्स, उसके बेसिस पे फर्दर डिसीजन लेने के लिए, एक्शन प्लान करने के लिए, चीज़ों को इम्प्रूवमेंट के माइंडसेट से आगे ले जाने के लिए। तो ये हमारा 9.3 क्लॉज है ISO 22163 का। इसके अंदर जो जनरल पहला हमारा रिक्वायरमेंट है जो कि 9.3.1 है, में ISO 9001 2015 की रिक्वायरमेंट हमें देनी है, जो मैंने ट्रेनिंग में बताई है, उसको एज इट इज़ ऐड करनी है अपने रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। एडिशनली यहाँ पे सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है जनरल के अंदर ही, क्योंकि 9.3.1 क्लॉज 9.3.1.1 क्लॉज है, उसमें स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली ईयरली की बात कहता है कि जो मैनेजमेंट रिव्यू हो वो ईयरली आपको कैरी आउट करना है, मतलब मिनिमम आपको ईयरली मैनेजमेंट रिव्यू हो वो करना ही करना है। इसके साथ ही इस जो ईयरली हम मैनेजमेंट रिव्यू कर रहे हैं उसको बिजनेस कैलेंडर से अलाइन करना है। हमने जब बिजनेस कॉन्टिन्यूटी की बात की थी, बिजनेस प्लानिंग की बात की थी क्लॉज 4 में, पार्ट 2 के अंदर, तो हमने समझा था बिजनेस कैलेंडर की नीड, और उसी के अकॉर्डिंग हमें अलाइन करना है हमारा जो मैनेजमेंट रिव्यू हो, तो जिससे कि जो मैनेजमेंट रिव्यू की डिसीजन मेकिंग है उसका हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ स्टैंडर्ड यहाँ पे रिकॉर्ड की बात करता है कि जो भी मैनेजमेंट रिव्यू होगा से हमें एज अ रिकॉर्ड, एज अ एविडेंस मेंटेन करके रखना है, रिटेन करके रखना है, और उससे रिलेटेड जो भी इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं मैनेजमेंट रिव्यू के, उन्हें भी हमें एज अ रिकॉर्ड के फॉर्म में मेंटेन करके रखना है। के साथ ही साथ यहाँ पे एडिशनल मैनेजमेंट रिव्यू की बात स्टैंडर्ड कहता है कि जो नॉन कन्फर्मिटीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, रिस्क है, वो टाइम टू टाइम जनरेट हो सकते हैं विद इन एनी टाइम, सब साल के, क्योंकि यहाँ एनुअल रिव्यू तो हम बात कर चुके हैं। जो भी नॉन कन्फर्मिटीज होंगी और उसके ऊपर हम कोई इवेल्युएशन करेंगे, ऑडिट करेंगे, तो हमें फिर मैनेजमेंट रिव्यू की नीड वहाँ पे आती है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करने के लिए और एक एडिक्वेटली को ओवरकम करने के लिए हमें एडिशनल मैनेजमेंट रिव्यू करना पड़ता है। उसके लिए स्टैंडर्ड यहाँ पे पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट देता है कि एडिशनल मैनेजमेंट रिव्यू आपको करना है जब भी आपको तरह की नीड देखने को मिले। इस चीज़ का ध्यान रखना है, और मैंने बता दिया इसके बारे में कब आपको एडिशनल मैनेजमेंट रिव्यू की नीड पड़ती है। ये हमने प्रीवियस क्लॉजेस में भी डिस्कस किया है डिफरेंट पार्ट के अंदर, का ध्यान रखना है। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जो माइनर हो सकती हैं, कि माइनर नॉन कन्फर्मिटीज हो सकती हैं, माइनर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वहाँ पे हमें मैनेजमेंट रिव्यू की नीड नहीं होती है। यहाँ पे भी मेजर कोई इंसिडेंट है क्वालिटी के रिस्पेक्ट में, सेफ्टी के रिस्पेक्ट में, वहाँ पे ही हम जो मैनेजमेंट रिव्यू है या फिर टॉप मैनेजमेंट है उनको इन्वॉल्व करते हैं, जिससे एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग और इन डेप्थ एनालिसिस किया जा सके। तो यहाँ तक इसकी बात थी इस पर्टिकुलर सब क्लॉज की जनरल के अंदर। नेक्स्ट जो बात आती है मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट की, के अंदर ISO 9001 2015 की रिक्वायरमेंट है। उसके साथ ही साथ की इश्यूज की बात है, सेलेक्टेड रिजल्ट्स हैं, KPIs हैं, PIs हैं, सेफ्टी की बात है, फेलियर और इम्पैक्ट है सेफ्टी के अंदर, बिजनेस की बात है, बिजनेस प्लानिंग की बात है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज की बात है। ये हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट को। तो क्लैरिटी नहीं होती है नॉर्मल जब हम बात करते हैं, जब को रन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, तो हमें क्लैरिटी चाहिए होती है कि हमें एज अ इनपुट हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है जब हम मैनेजमेंट रिव्यू की बात करें। तो इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहा हो।
वहाँ पे हमें इन चीज़ों में बेसिक फ्रेमवर्क सेट करने के लिए हेल्प मिलती है। इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे चीज़ें हैं, ये पर्टिकुलरली 9.3.2 क्लॉज है अपना ISO 22163 का, इसमें मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट की बात की गई है। इसमें एज इट इज़ जो मैंने 9001 में समझाया है आपको, मैनेजमेंट रिव्यू के रिस्पेक्ट में जो इनपुट होने चाहिए वो आपको लेने हैं अपने मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर। एडिशनली यहाँ पे मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट का सप्लीमेंटल क्लॉज है जो कि 9.3.2.1 है। ये जो पर्टिकुलर सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है इसके अंदर जो स्टैंडर्ड है वो एक पर्टिकुलर लेयर ऐड करता है, रिव्यूज की बात करता है कि जो भी हमारी इंटरनल ऑडिट के थ्रू फाइंडिंग्स हैं नॉन कंफर्मिटीज के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए, उनको हमें रिव्यू करना है। उसके बाद उसका हमें कैरेक्टराइजेशन करना है, उसको जो रिव्यू हम कर रहे हैं उसके थ्रू, और उसके बाद ही हमें उसको मैनेजमेंट रिव्यू के इनपुट में यूटिलाइज करना है, लेना है, के ऊपर हम फर्दर मैनेजमेंट रिव्यू करेंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा कि ये रिव्यू फेज इम्पॉर्टेंट है इंटरनल ऑडिट के बाद, जब हम रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो पहली चीज़ इसके अंदर जो हमें कंसीडर करनी है एज अ मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट, वो है की इशू की बात करता है स्टैंडर्ड। जो की इश्यूज हैं फ्रॉम प्रोजेक्ट रिव्यूज, उसे हमें एज अ इनपुट लेना है। तो की इशू इसीलिए कह रहा है स्टैंडर्ड कि प्रोजेक्ट हमने रिव्यू कर लिया, ऑडिट कर लिया है, और जो उसमें से इम्पोर्टेंट हमारे लिए लगते हैं, जो भी मिड लेवल का मैनेजमेंट डिसाइड करता है, यहाँ पे जो भी डिसीजन मेकिंग है रिव्यू के थ्रू, जो इम्पोर्टेंट है उनको हमें फर्दर एज अ इनपुट मैनेजमेंट रिव्यू के लिए कंसीडर करना है। तो ये चीज़ें हैं पहली। सेकंड बात करता है स्टैंडर्ड सेलेक्टेड रिजल्ट की, वो की जो कि प्रोसेस रिव्यू से हमें मिलेंगे। तो जो हमारे प्रोसेस के रिस्पेक्ट में हमारी ऑडिट हमने की है, जो फाइंडिंग्स हैं उनको हमें रिव्यू कर लेना है, और जो उसमें से इम्पोर्टेंट हैं ऑब्जेक्टिव्स के रिस्पेक्ट में क्रिटिकल हैं, उनको हमें सेलेक्ट करना है और एज अ इनपुट हमें मैनेजमेंट रिव्यू के लिए लेना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थर्ड बात आती है इनपुट के रिस्पेक्ट में ऑल केपीआईज की। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड ऑल केपीआईज की बात कहता है कि जो ऑल केपीआईज के रिस्पेक्ट में, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के रिस्पेक्ट में जो भी फाइंडिंग्स हमें मिली है ऑडिट के थ्रू, उसे हमें इनपुट एज अ इनपुट लेना है मैनेजमेंट रिव्यू के रिस्पेक्ट में, और उसे उसके ऊपर हमें मैनेजमेंट रिव्यू करना है। साथ ही साथ स्टैंडर्ड अदर पीआई वर्ड यूज करता है। तो जो इम्पोर्टेंट है पीआईज, जो कि हमने प्रोसेस के थ्रू सिलेक्टेड रिजल्ट की बात की, तो उनको हमें रिव्यू करके उसको लेना है अपने मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर। तो इसका ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ऑल केपीआईज की बात कह रहा है, मैंने केपीआईज आपको समझाया था और पीआई भी समझाया था कैसे एक दूसरे से लिंक्ड हैं, वो अच्छी तरीके से समझाया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कौन से पीआईज हमें कंसीडर करने हैं आफ्टर रिव्यू, और फर्दर यूजिंग इट इज एज इनपुट फॉर द मैनेजमेंट रिव्यू। और सारे ऑल केपीआईज तो हमें लेने ही लेने हैं। इसके साथ ही साथ सेफ्टी के ऊपर हमें इम्पैक्ट को कंसीडर करना है। जो भी हमारे फेलियर्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, नॉन कन्फर्मिटीज़ हैं, फाइंडिंग के थ्रू जो हमें मिले हैं फेलियर और नॉन कन्फर्मिटी जो इम्पैक्ट डालते हैं सेफ्टी के ऊपर, वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्रिटिकल हैं, इम्पॉर्टेंट है, उसे हमें एज अ इनपुट मैनेजमेंट रिव्यू के लेना है। के साथ ही साथ हमने फोर्थ क्लॉज के अंदर बिजनेस कॉन्टिन्यूटी की बात की थी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट बैकबोन है रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो उस बिजनेस प्लानिंग के रिस्पेक्ट में जो भी हमारी चीज़ें थी, उसके एज अ आउटपुट कौन सी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, उसे हमें मैनेजमेंट रिव्यू के इनपुट में लेना है। ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो इसेंशियल हैं
जो स्टैंडर्ड हमें कहता है मैनेजमेंट रिव्यू को एज अ इनपुट लेने के लिए। उसके साथ ही साथ तो मैनेजमेंट रिव्यू का एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होगा, वो है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज को कैसे इन्हेंस किया, क्या उसमें कंट्रीब्यूशन मिला इंटरनल ऑडिट के थ्रू, उसके रिव्यू और एनालिसिस के थ्रू। ये चीज़ें हमें एड्रेस करनी है और सेट करनी है, जो कि हम मैनेजमेंट रिव्यू की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होती है इनपुट की। नेक्स्ट जो है मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट की बात है, इसके अंदर ISO 9000 2015 रिक्वायरमेंट है, ये सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर डिसीजन एंड एक्शंस की बात है, अचीवमेंट की बात है, उसके बाद एज अ कीवर्ड फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन है और 10.2 क्लॉज का रेफरेंस है। तो हमारी इनपुट हमने डिस्कस कर लिया इन डेप्थ कि इनपुट क्या क्या होंगे रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर। अब हमारा आउटपुट की बात है कि हमारे आउटपुट क्या होंगे। उसके लिए पहली जो चीज़ है, ये क्लॉज नंबर इसका आउटपुट का है 9.3.3। इसके अंदर जो 9000 की रिक्वायरमेंट है सेम क्लॉज के अंदर वो हमें लेनी है, जो मैंने ट्रेनिंग में बताई है, सेम एज इट इज़ आपको रेलवे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में लेना है, डालना है। एडिशनली सप्लीमेंटल रिक्वायरमेंट है जो कि 9.3.3.1 क्लॉज के अंदर है। तो इसमें सबसे पहली ये स्टैंडर्ड कहता है इंक्लूड करने के लिए एज अ आउटपुट डिसीजन और एक्शन की। डिसीजन और एक्शन की बात तब होती है कि डिसीजन के लिए हमें एविडेंस चाहिए होते हैं, इसके बेसिस पे डिसीजन लिए जाएंगे और डिसीजन हमारे रिलेट करेंगे, प्रोपोर्शनल होंगे एक्शन को लेके। तो ये एक्शन इम्प्रूवमेंट के लिए हो सकते हैं, को मिटिगेट करने के लिए हो सकते हैं, को रिड्यूस करने के लिए हो सकते हैं, किसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए हो सकते हैं। तो ये हमें डिसीजन और एक्शन की बात हमें आउटपुट में करनी है और देनी है मैनेजमेंट रिव्यू के थ्रू। इसके अंदर जो पहली चीज़ है डिसीजन और एक्शन में, वो है जो ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, उसका अचीवमेंट, उसके रिस्पेक्ट में हमें डिसीजन और एक्शन को देखना है। और साथ ही साथ हमने ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में क्वालिटी एंड सेफ्टी को एड्रेस किया था। तो इस एज अ फ्रेमवर्क में डिसीजन लेना है कि हमने ऑब्जेक्टिव फुलफिल किए तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा। अगर ऑब्जेक्टिव हमने नहीं फुलफिल किए, उस पर हम एक्शन क्या प्लान करेंगे, क्या उसमें प्रिवेंटिव एक्शन हो सकता है और क्या करेक्टिव एक्शन हो सकते हैं। तो हमें डायरेक्टली रिलेट करना है आउटपुट को ऑब्जेक्टिव से। सेकंड जो हमें रिलेट करना है आउटपुट को मैनेजमेंट रिव्यू के डिसीजन और एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिसीजन मेकिंग करनी है कि हमारा जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल था ओवरऑल एज अ कंपनी, वो हमने कैसा फुलफिल किया, क्या उसमें हमारा प्रोग्रेस लेवल है, क्या हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है। इन सब चीज़ों को एड्रेस करते हुए हमें डिसीजन मेकिंग करनी है और उसके रिस्पेक्ट में हमें फर्दर कुछ प्रिवेंटिव और करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ सकते हैं, जिससे जो हमारा गोल है ऑब्जेक्टिव्स का और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का वो फुलफिल हो सके। नेक्स्ट जो इसमें 10.2 क्लॉज का रेफरेंस है, जो करेक्टिव एक्शंस होंगे उनको हमें मैनेज करना है 10.2 के अकॉर्डिंग, जो जब भी हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम फुलफिल ना कर पाए हों। तो ऑब्जेक्टिव्स में ही हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, जो हमने फोर्थ क्लास में डिस्कस किया था पार्ट 2 के अंदर। तो अभी हम आगे आने वाली ट्रेनिंग पार्ट्स में 10th क्लास को जो कि इम्प्रूवमेंट का है उसको डिस्कस करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक थी बात हमारे पार्ट 10 की जो हमने आज डिस्कस किया। अब रिमेनिंग एक क्लॉज बचा हुआ है 9th क्लॉज के अंदर, जो कि प्रोसेस के ऊपर है, तो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आपके लिए ये साल अच्छा हो, शुभ हो। इन्हीं आशाओं के साथ यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू, बाय।